गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पैसिव यूथनेशिया। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो हैं विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट की टर्मिनली इल पेशेंट्स में वो रिलीज़ की गई हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा। अभी तक जो डॉक्टर्स थे उनको इनफॉर्मली ही सिर्फ एडवाइस किया जाता था कि कैसे विड्रॉ की जा सकती है केयर टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए, क्योंकि अभी तक कोई लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यूथनेशिया है क्या? बेसिकली किसी की भी डेथ को फास्ट करना ताकि उसको सफरिंग और ना हो अगर वो टर्मिनली इल है पेशेंट। तो दो तरह के यूथनेशिया होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव में तो क्या होता है कि जो डॉक्टर हैं वो जानबूझकर एक लीदर ड्रग देकर किसी भी पर्सन की जो है वो सफरिंग को जो है वो टर्मिनली इल पेशेंट की लाइफ को ख़त्म करते हैं। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि इंटेंशनली आप विड्रॉ कर रहे हो या फिर विदहोल्ड कर रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट देना उस पर्सन को, ताकि वो अपने आप ही जो है वो पैसिवली जो है उसकी सफरिंग ख़त्म हो जाए और वो मर जाए। ठीक है, तो लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस देना आप उसमें बंद करते हो। तो इंडिया में जो है एक्टिव यूथनेशिया तो अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। लेकिन पैसिव यूथनेशिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो है वो अलाउ कर दिया है। तो इससे जो है एक पर्सन को ये भी परमिट किया गया है कि वो अपनी लिविंग विल भी बना सकता है, जिसमें वो ये बता सकता है कि अगर वो कभी ऐसे सिचुएशन में चला जाए जैसे इनक्यूरेबल कोमा में चला जाए तो उसके जो है वो लाइफ सपोर्ट उसका विड्रॉ कर लिया जाए ताकि वो एक डिग्निफाइड डेथ जो है वो ले सके। ठीक है, तो एक्टिव यूथनेशिया तो इंडिया में क्राइम है, लीगल। अगर हम देखें एक्टिव यूथनेशिया भी कई कंट्रीज़ में अलाउड है, बट इंडिया में अभी तक वो अलाउड नहीं है। तो जो ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं वो क्या कह रही हैं पैसिव यूथनेशिया के बारे में? तो ड्राफ्ट कह रही है कि अगर कोई इरिवर्सिबल या इनक्यूरेबल कंडीशन हो जाती है जिससे कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है, तो उसमें जो है वो कैसे पैसिव यूथनेशिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिविजुअल समझ लो अगर ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, मेडिकल असेसमेंट ये कहती है कि पेशेंट कंडीशन जो है बहुत एडवांस हो चुकी है, अब वो नहीं ठीक होने वाला है, तो भी जो है वो पैसिव यूथनेशिया एक्सरसाइज किया जा सकता है। पेशेंट या फिर उनका उनका फैमिली मेम्बर है, सरोगेट है, अगर वो रिफ्यूज़ कर दे कि जो है लाइफ सपोर्ट अब नहीं देने की ज़रूरत है, तो भी जो है वो किया जा सकता है। अगर प्रोसीजर जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है अगर उसको भी फॉलो किया जा रहा है तो भी जो है पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया जा सकता है। तो ये पैसिव यूथनेशिया से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं ये एम्स के एक्सपर्ट्स ने बनाई हैं और ये पेशेंट्स को अलाउ करती हैं कि वो लाइफ सपोर्ट और रिसस्टिकेशन जो होती है उसको उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। और इसमें विड्रॉल ऑफ सपोर्टिव केयर भी जो है वो अलाउ किया गया है, जैसे कि वेंटिलेशन होता है या डायलिसिस होता है। अगर एक पर्सन जो है वो ब्रेन डेड हो चुका है तो उसको भी अलाउ किया गया है। तो ये गाइडलाइंस बेसिकली क्या कहती हैं कि एडवांस में आप मेडिकल डायरेक्टिव दे सकते हो कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो आप मेरे को ट्रीटमेंट देना बंद कर देना, ताकि मैं अगर मैं उस टाइम मेरे पर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में नहीं हूँ तो आप मुझे उस टाइम पर ये मतलब मुझे लाइफ सपोर्ट मत देना। जो डॉक्टर है वो केस रेफ़र करेगा प्राइमरी मेडिकल बोर्ड को रिव्यू के लिए। अगर बोर्ड एग्री करता है तो एक शेयर्ड डिसीजन लिया जाता है फैमिली के साथ मिलकर, और जब ये भी जो है वो ले लिया जाता है तो उसके बाद सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड जो है अप्रूवल देता है जब विड्रॉ करना हो सपोर्ट तो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चाइना शॉक 2.0। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो एक सर्ज फेस कर रही हैं चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि जिसको हम चाइना शॉक 2.0 कह रहे हैं, क्योंकि इससे ट्रेड टेंशन इंटेंसीफाई हो रहे हैं। तो अगर ये 2.0 शॉक है तो फर्स्ट कौन सा था? तो अर्ली 2000s में एक डिबेट शुरू हुई कि क्या चाइना जो है वो कैपिटलिस्ट पावर हाउस बनेगा। यूएस प्रेसिडेंट जो उस टाइम पर थे उन्होंने कहा कि अगर हम चाइना को इंटीग्रेट कर देते हैं इकोनॉमिकली तो उससे है जो चाइना के कम्युनिज़्म है वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म भी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। चाइना को जब WTO में एंट्री मिली उसके बाद से चाइना शॉक शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि चीप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ग्लोबल मार्केट्स में फ्लड होने लगे, जिससे वाइड स्प्रेड मैन्युफैक्चरिंग जॉब लॉसेस इंटरनेशनली होने लगे। ओके, इससे जो है वेस्टर्न इकोनॉमीज़ भी डिस्टर्ब हुई, बाकी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड भी डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, तो चाइना का जो है शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट का वो बढ़ता ही जा रहा है। खासकर अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो 1 से लेकर 7% के बीच में अलग अलग कंट्रीज़ में जो है चाइना का ग्लोबल एक्सपोर्ट का शेयर बढ़ता गया है। तो अब चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और ट्रेडिंग नेशन भी बन चुका है। चाइना जो है हाई टेक सेक्टर्स में भी एंट्री ले चुका है,
क्योंकि वहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड का स्लंप देखने को मिल रहा है, तो इसलिए वो ज़्यादा एग्रेसिवली अपने एक्सपोर्ट्स पर फोकस कर रहा है। चाइना ने मेड इन चाइना 2025 स्ट्रेटजी निकाली है, जिसमें चाइना चाहता है कि वो अपने आप को ग्लोबल हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग लीडर बना दे 2049 तक। तो इसमें कहा जा रहा है कि चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहा है। आईएमएफ ने भी रिसेंटली हाईलाइट किया है कि चाइना जो है वो एक्सटर्नल सरप्लसेस होल्ड करता है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, और जो चाइना शॉक 2.0 है, इससे वर्कर्स जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हार्म हो रही है बाकी कंट्रीज़ में, और लोकल इंडस्ट्रीज़ जो है उनको थ्रेटन हो रहा है। इंडिया के साथ भी अगर हम देखें चाइना का ट्रेड रिलेशन, चाइना जो है वो टॉप सप्लायर रहा है इंडिया को गुड्स का 2023-2024 के पीरियड में। इंपोर्ट्स जो है चाइना से लगभग 60% इंक्रीज़ हुए हैं पिछले 5 साल में। चाइना के जो स्टील इंपोर्ट्स हैं वो ग्लोबली सर्ज हुए हैं, इंक्लूडिंग इन इंडिया। ठीक है, इंडिया का मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट चाहे पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़े हों, लेकिन इंडिया फिर भी जो है चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है इंपोर्ट जो है वो 5th लार्जेस्ट कमोडिटी इम्पोर्टेड है इंडिया द्वारा, आफ्टर क्रूड ऑयल, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कोल। इकोनॉमिक सर्वे ये भी कह रहा है कि क्योंकि इंडिया जो है एंटी डंपिंग प्रोब कर रहा है चाइनीज़ एंटिटीज़ के अगेंस्ट, चाइना भी जो है वो क्वाइटली इंडिया को जो एक्सेस है सोलर इक्विपमेंट को वो ब्लॉक कर रहा है इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हाउ कैन द जुडिशरी डिसिप्लिन द जजेस। ये टॉपिक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो एक बेंच है 5 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस का, उन्होंने जो है वो कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं। कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स जो है वो मेक किए गए थे कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस वी श्रीशनानंद द्वारा। ठीक है, तो अब जो है कर्नाटका हाई कोर्ट के जज ने कुछ जो ये कमेंट्स दिए थे वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बट ये एक सिचुएशन जो है हाईलाइट करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं कि कैसे जुडिशरी जजेस को डिसिप्लिन कर सकती है, क्योंकि डिसिप्लिन करने के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं है। ऑफ कोर्स अगर कोई बहुत ही एरिंग जज है तो उसको जो है इम्पीचमेंट की जा सकती है या रिमूवल किया जा सकता है। तो जज को सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो, सेम प्रोसीजर से ही ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। एक तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा, उसमें क्या क्या प्रोविज़न है कि जो हाउस पास कर रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को करना पड़ता है मेंटेन, कि अपनी जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे 250 मेंबर्स हैं अगर, तो 125 प्लस मेंबर्स उस टाइम पर जो है उससे ज़्यादा, जो 125 मेंबर्स हैं उससे ज़्यादा की वोट मैक्सिमम होनी चाहिए, और जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3 कैपेसिटी जो है वो वोटिंग होनी चाहिए मेजॉरिटी में, तभी जो है वो उस हाउस से जो है अप्रूव्ड माना जाएगा। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पर ही जो है वो रिमूवल हो सकता है, जो कि पहले पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, तो एक बहुत ही ग्रेट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है जजेस को, ताकि वो बिना फेयर और इंटरफेरेंस के जो है अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सके। इम्पीचमेंट जो है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, लेकिन ओनली रिकोर्स अवेलेबल है जो एरेंट जजेस के साथ डील करने का, क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस जो चाहिए बहुत हाई चाहिए इम्पीचमेंट मोशन को पास करने के लिए। इसलिए जो इम्पीचमेंट स्टैंडर्ड है एक जज को इम्पीच करने का वो बहुत हाई है इंडिया में। इसी से आपको ये पता लग जाएगा कि आज तक कोई भी जो है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जज के अगेंस्ट या रिमूवल जो प्रोसीजर है जज के अगेंस्ट वो कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सब्स्टिट्यूट मेथड बना लिया है कैसे जजेस को डिसिप्लिन किया जाए। ठीक है, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लास्ट रिजॉर्ट का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का वर्ड फाइनल और बाइंडिंग होता है, तो जुडिशल एक्शन के थ्रू वो एक मैसेज भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट जजेस के अगेंस्ट, जो अगर एरेंट जजेस हैं, चाहे वो लॉ में नहीं डिफाइन किया हो। जैसे क्या हुआ था 2017 में 5 जज बेंच ने कलकत्ता के हाई कोर्ट के जो जज थे उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी करके उनको 6 मंथ्स की जेल की थी, जिससे कि एक अनईजी प्रेसिडेंट सेट हो गया था। फिर एक ट्रांसफ़र पॉलिसी भी होती है सुप्रीम कोर्ट की, सो एससी जो कोलिजियम है वो ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस भी करता है, जिससे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के थ्रू जजेस को डिसिप्लिन किया जा सकता है। बट ये भी क्रिटिसाइज़ की गई है पॉलिसी की, मतलब आप अगर कोई करप्ट जजेस है तो आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, जहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हो वहाँ पर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि वहाँ पर उसे प्लेस करना सही है रादर दैन एक दूसरी जगह पर जहाँ पर वो अभी करंटली प्लेस्ड है। तो इसलिए जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारत 6G अलायंस। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है।
यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की है 7 वर्किंग ग्रुप्स के साथ भारत 6G अलायंस के। भारत 6G अलायंस एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जो कि अचीव करना चाहता है यूनिवर्सल और अफोर्डेबल कनेक्टिविटी। इसमें पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज आती हैं, अकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो कि 6G टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। तो ये कोलिशंस और सिनर्जीज बनाना चाहता है अदर ग्लोबल 6G अलायंसेस के साथ, ताकि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और नॉलेज एक्सचेंज हो सके। तो इसमें इंडियन स्टार्टअप्स, कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम सब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो 39th प्लेस पर आ गया है 133 ग्लोबल इकोनॉमीज़ में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के अंदर। तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है ताकि असेस किया जा सके कि कैसे इनोवेशन लेड सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में। तो इंडिया का रैंक जो है वो फर्स्ट माना जा रहा है 10 इकोनॉमीज़ में, सेंट्रल और सदर्न एशिया की। टॉप परफॉर्मर तो ऑफकोर्स इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, यूएस, सिंगापुर और यूके हैं। लेकिन अगर हम देखें ग्लोबली, इंडिया ने 7th रैंक अचीव किया है इंटेंजिबल एसेट्स की इंटेंसिटी में। वो नॉन फिजिकल एसेट्स जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, जो कि इनोवेशन को ड्राइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूएन की। तो क्रिएटिव एक्टिविटी और प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड के लिए ये काम करती है। जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शास्त्रा रामानुजन प्राइज़। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अलेक्जेंडर डुन जो है उनको प्रेस्टिजियस 2024 का शास्त्रा रामानुजन प्राइज़ दिया गया है। तो ये प्राइज़ इंस्टीट्यूट किया गया था 2005 में, और हर साल जो है ये शास्त्रा यूनिवर्सिटी द्वारा जो है तमिलनाडु में दिया जाता है 22 दिसंबर को, जो कि रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी है। ये हर साल उन मैथमेटिशियंस को दिया जाता है वर्ल्ड वाइड जो कि 32 साल से कम एज के हैं। इसमें $10,000 का जो है वो अवार्ड दिया जाता है। तो रामानुजन श्रीनिवास कौन थे? तो ये इन्होंने सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो मेक किया था एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर्स में, और इन्होंने वर्क किया था एलिप्टिक फंक्शंस के ऊपर। 22 दिसंबर जो कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन हम इंडिया में नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें अलेक्जेंडर डुन का, तो उन्होंने जो है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है एनालिटिकल नंबर थ्योरी में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स जो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के, उन्हें रिसेंटली एविडेंस मिला है एक इंटरेक्शन का रेडियो जेट जो कि एमिट किया गया है एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के द्वारा और उसके सराउंडिंग इंटरस्टेलर मीडियम के बीच में। तो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस क्या होता है? तो बेसिकली ये एक एक्सट्रीमली ब्राइट सेंट्रल रीजन है गैलेक्सी का, जो कि डोमिनेटेड है बाय लाइट जो कि एमिट होती है डस्ट से और गैस से, और वो ब्लैक होल में फॉल हो रही होती है जब, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली ल्यूमिनस सेंट्रल रीजन होता है। ये आउटशाइन करता है रेस्ट ऑफ द गैलेक्सी को। ये रेडिएशन जो प्रोड्यूस होती है ये एक सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। जो ये एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ल्यूमिनस होते हैं। परसिस्टेंट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन भी होते हैं यूनिवर्स में, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थ्री गॉर्जेस डैम। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा के साइंटिस्ट ने कहा है कि चाइना का जो लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है थ्री गॉर्जेस डैम, ये ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर को शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से स्पिनिंग ऑफ अर्थ अफेक्ट हो रही है। तो थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो लोकेटेड है यांगसे रिवर पर, चाइना के हुबाई प्रोविंस में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ये, अभी तक का लार्जेस्ट डैम एवर बिल्ट है ऑन अर्थ। लगभग 22,500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यांगसे रिवर क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है चाइना और एशिया में, थर्ड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में, लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि एक्सक्लूसिवली फ्लो हो रही है एक सिंगल कंट्री के बीच में। सोर्स है ये जिसका सोर्स जो है तिब्बतन प्लेट्यू है, और इसका माउथ जो है वो ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जो हैं उन्होंने एक नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव निकाला है पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी। तो ये इनिशिएटिव जो है ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है टूरिस्ट का डेस्टिनेशंस में इम्प्रूव करने के लिए निकाला गया है, ताकि टूरिस्ट फ्रेंडली पीपल जो है वो उनको मिल सकें और वो प्राउड एम्बेसडर्स और स्टोरी टेलर्स होंगे उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड। तो विजन जो है इस इनिशिएटिव का ये है कि सबको वेलकम किया जा सके, एक्सपीरियंस करवाया जा सके इनक्रेडिबल इंडिया। इसको 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में अक्रॉस इंडिया जो है अभी पायलट किया गया है।
इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है विमेन और यूथ को कि इनेबल किया जा सके उन्हें, ताकि न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट्स और एक्सपीरियंसेस डेवलप किए जा सके। ड्रिवन बाय अतिथि देवो भव फिलॉसफी है ये। टूरिज्म स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाती है जनरल ट्रेनिंग की फॉर्म में, जैसे डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल टूल्स, ताकि जो एक्सपीरियंसेस वो क्रिएट करेंगे वो डिस्कवरेबल हो और विजिबल हो टूरिस्ट को नेशनली और ग्लोबली। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is passive euthanasia. This topic is important for your social issues. So draft guidelines for the withdrawal of life support in terminally ill patients was released recently by the Union Health Ministry. So while doctors were informally advising families to withdraw care for terminally ill patients because there was no legal framework, now after the acceptance of these guidelines, there will be legal framework and official framework to ensure withdrawal of life support in terminally ill patients. So this is basically type of euthanasia. Euthanasia is basically the fastening or hastening of death of a patient so as to prevent further sufferings for him. So there are two types of euthanasia. First is the active one and second is the passive one. In active euthanasia, the doctor is basically deliberately administering a lethal drug so that the terminally ill patient can be killed, so that he or she does not suffer anymore from that illness. Okay, so in passive euthanasia, you are or basically the doctor is intentionally withholding or withdrawing any medical treatment or life sustaining interventions so that person can be allowed naturally to die from the underlying condition. Okay, so in India, the 5-judge bench of the Supreme Court in Common Cause versus Union of India case of 2018 recognized a person's right to die with dignity, and the court also permitted an individual to draft a living will specifying that he or she will not be put on life support if they slip into an incurable coma. So as I've said, active euthanasia is a crime in India, but of course it is legal in several other countries like Netherlands, Belgium, Luxembourg and Spain. Even Switzerland also allows assisted suicide. But what are the guidelines on passive euthanasia in India? So this draft has defined terminal illnesses as an irreversible or incurable condition from which death is inevitable in the foreseeable future. So these guidelines are based on 4 conditions. The individual has been declared brainstem dead. There is a medical assessment that patient's condition is advanced and unlikely to improve. The patient or their surrogate has provided informed refusal to continue life support, and the procedure follows the directive set by the Supreme Court. So these guidelines have been developed by AIMS expert, and they allow patients to decide on life support and resuscitation. They also permit the withdrawal of supportive care like ventilation or dialysis if a patient is brain dead. So these guidelines mention advanced medical directives where individuals can document their treatment preferences if they want to basically exercise the passive euthanasia in case they later on lose decision making capacity. The doctor also can refer the case to primary medical board for review, and if the board agrees and the family also makes that decision, then a secondary medical board will approve it and it will withdraw the support from the patient. Okay, so the next topic is China shock 2.0. This topic is important for your economy section. So global markets are facing a surge in Chinese exports, which is being referred to as China shock 2.0, and it has intensified trade tensions. So what is China shock? What was China shock 1.0? In early 2000s, it was a debate whether China would become a capitalist powerhouse or retain its communist ideology. The then US President Bill Clinton falsely assumed that economic integration would lead to political reform in Beijing and it would align with values like economic freedom. But what we saw later on was that China got entry into WTO and it became the China shock for the world. Why? Because cheap Chinese goods started flooding global markets and it led to widespread manufacturing job losses internationally. It not just disrupted Western economies, but it also had a detrimental impact on Indian manufacturing and trade as well. Okay. So if we look at the increasing share of global exports by China, then China's share in global export market has increased by 1 to 7% in the last 5 years, depending upon the regions.
So it is now the world's largest exporter and trading nation. China's ambition to move up the export value chain to high-tech sectors is also rising, and domestic demand is slumping in China. That's why China is exporting more aggressively. In 2000, recently, China also had this Made in China 2025 strategy, which is a long-term plan to transform China into a global high-tech manufacturing leader by 2049, and especially in the sectors like electric vehicles, semiconductors, and renewable energy. IMF also recently highlighted these concerns about China's external surpluses with the rest of the world, and IMF warned that this could lead to China Shock 2.0, which would displace further more workers and harm industrial activity in other countries. And it could also threaten local industries as well. Okay, so if we look at India-China trade relations, China has been the top supplier of goods to India in the last few years. And for India, the impact is already evident because imports from China has been rising by nearly 60% in the last 5 years. Chinese steel imports have surged globally, including in India. Okay, India's mobile phone exports may have surged over the past 2 years, but still, India is reliant on Chinese imports for electric components. Electric components import is the fifth largest commodity that is imported by India after crude oil, gold, petroleum products, and coal. So, Economic Survey also warned that in response to India's anti-dumping probe against Chinese entities, China has also been quietly blocking India's access to solar equipment. Okay. So the next topic is how can the judiciary discipline the judges? This topic is important for your polity section. So a bench of five senior-most Supreme Court judges headed by CJI expressed serious concerns over objectionable comments which were made by a Karnataka High Court judge. Okay, so you do not need to go into the comments which were made, but it highlights the constitutional limitations on how the judiciary can discipline the judges, because there is no certain provision which can be used to discipline the judges except removal of them from office, and this process is not very easy. A judge of the Supreme Court or High Court can only be removed from office by an order of President, which is passed after an address by each House of Parliament, supported by a majority of total membership of that house. Like for example, if there are 250 members strength in a house like Rajya Sabha, then at least 125 plus votes should have been given in favor of that removal, and at least two-thirds of the members of house were present and voting. Okay, so this is basically absolute majority. So this can be done only on the on the proved misbehavior or incapacity of that errant judge. So basically it is giving a great degree of protection to the judges, and it is given so that they can exercise their powers without fear or interference from the executive. This impeachment is a political process, and it is the only recourse available to dealing with the errant judges. And the level of political consensus which is required to pass such an impeachment motion makes the standard for impeachment very high. You can gauge it from the fact that the proceedings of removing a judge have never been successful in India as of now. Over the years, Supreme Court has created substitute methods for disciplining the judges. Okay, so because Supreme Court is the court of last resort, and its word is final and binding, it means that through judicial action, it can send a message to errant judges, even if such a power is not defined in the letter of the law. For example, a five-judge bench of the Supreme Court, headed by the then CGI, held Calcutta's High Court judge guilty of contempt, and he was sentenced 6 months imprisonment in 2017. This resulted in an uneasy precedent. The Supreme Court also uses transfer policy because the Supreme Court Collegium recommends the transfer of High Court judges, and this transfer policy can be deployed as a tool to discipline judges as well. This move was criticized because it is only transferring corruption rather than dealing with it. Okay. So the next topic is Bharat 6G Alliance. This topic is important for your uh, economy section. So recently, the Union Telecom Minister has initiated a meeting with 7 working groups of the Bharat 6G Alliance, signaling the future arrival of 6G in India. So basically, it's a collaborative platform which aims to achieve universal and affordable connectivity. And this platform consists of public and private companies, academia, research institutions, and standard development organizations, which are leading the development and deployment of 6G technology in India. So this will forge coalitions and synergies with other global alliances of 6G.
fostering international collaboration and knowledge exchange. And the idea is to bring together Indian startups, companies, and manufacturing ecosystem to establish a consortia that will drive the design, development, and deployment of 6G technologies in India. So the next topic is Global Innovation Index. This topic is important for your economy section. So India has moved up to 39th place among 133 global economies in the Global Innovation Index. This Global Innovation Index is published by the World Intellectual Property Organization. It is a reliable tool for governments across the world to assess the innovation-led social and economic changes in their respective countries. So India has been ranked first among the 10 economies in Central and South Asia. Switzerland, Sweden, US, Singapore, and UK are the top performers. India has achieved the 7th rank globally in intangible asset intensity, which measures the strength of non-physical assets. And the World Intellectual Property Organization is one of the 15 specialized agencies of the UN, which works with the vision of encouraging creative activity and promoting the protection of intellectual property throughout the world. And its headquarters is located in Geneva. So the next topic is Shastra Ramanujan Prize. This topic is important for your science and tech section and also your economy section. So Alexander Dunn has been awarded the prestigious 2024 Shastra Ramanujan Prize. This prize was instituted in the year 2005 and it is awarded every year by Shastra University on its campus in Tamil Nadu. And this prize is conferred annually to mathematicians from across the world who are less than 32 years of age. This carries a citation and award of $10,000. Who was Srinivasan Ramanujan? So he was a mathematician from India who made substantial contributions to the analytical theory of numbers and worked on elliptic functions. On his birth anniversary on 22nd December, India celebrates the National Mathematics Day. So what is the contribution of Alexander Dunn? So he is recognized for his outstanding contributions to analytical number theory. Okay. So the next topic is active galactic nuclei. This topic is important for your science and tech section. So researchers from the Indian Institute of Astrophysics have recently found evidence of an interaction between a radio jet emitted from a special kind of galaxy called active galactic nuclei and the surrounding interstellar medium. So active galactic nucleus is an extremely bright central region of a galaxy which is dominated by the light emitted by dust and gas as it falls into a black hole. So this is extremely luminous central region which emits higher radiation that can outshine the rest of the galaxy altogether. This radiation is produced by the action of a central supermassive black hole which is devouring material that it gets too close to it. So these are basically the most luminous persistent sources of electromagnetic radiation in the universe. Okay. So the next topic is Three Gorges Dam. This topic is important for your economy section and also your environment section. So NASA scientists have suggested that China's largest hydroelectric dam, the Three Gorges Dam, has been shifting huge amounts of water which is affecting the spinning of Earth. So this Three Gorges Dam is located on the Yangtze River in China's Hubei province and it is the world's largest hydroelectric power station. It is the largest dam ever built on Earth and it can produce up to 22,500 megawatts of electricity. So what is Yangtze River? It is the longest river in both China and Asia and it is the third longest river in the world. It is the longest river to exclusively flow within the borders of a single nation and it sources water from plateau of Tibet to its mouth on the and it flows through the mouth in the East China Sea. Okay. So the next topic is Paryatan Mitra and Paryatan Didi initiative. This topic is again important for your economy section. So Union Minister of Tourism has recently launched a national responsible tourism initiative called the Paryatan Mitra and Paryatan Didi. So the primary aim of this initiative is to elevate the overall experience of tourists in destinations by having them meet tourist-friendly people who are proud ambassadors and storytellers for the destination. So the vision of this initiative is to welcome one and all and to experience incredible India through the incredible Indians. So this initiative was piloted in 6 tourist destinations across India, in Orchha, Gandikota, Bodh Gaya, Aizwal, Jodhpur, and Sri Vijaypuram. Okay. So under this special emphasis is being placed on the training of women and youth, so as to enable them to develop new tourism products and experiences. Okay. This training is driven by the Atithi Devo philosophy, treating tourists as honored guests.
So tourism specific training is being followed by general training in digital literacy and digital tools, so as to uh, create an experience which is discoverable and visible to tourists both nationally and globally. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.